नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल में। उत्तर प्रदेश की लड़ाई दंगाई तक आई, जहां यूपी के राजनीतिक संग्राम में ताल ठोक रहे योद्धा अपनी तरकश से आरोपों के हर रोज नए नए तीर निकाल रहे हैं और अब इस घमासान में दंगाई शब्द की भी एंट्री हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर दंगा आरोपियों को टिकट देने का आरोप लगा दिया, तो अखिलेश यादव ने आईपीएस असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होते ही प्रश्न उठाया कि वर्दी में कौन छिपा था, हमें क्या पता। राजनीति के इसी चक्रव्यूह का हम पूरा विश्लेषण करेंगे, विभिन्न पार्टियों के नेताओं से उनकी राय जानेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन परत दर परत विश्लेषण से पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का चुनावी रण भीषण हो रहा है। इसमें दंगों की मार का जिक्र है, हिंदुओं के पलायन और प्रहार का जिक्र है। फड़क उठी है चुनावी समर भूमि में उतरने वाले योद्धाओं की जुबानी, गहराने लगा है चुनाव। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा निशाना अखिलेश यादव पर है। बीजेपी पहले से ही फर्क साफ है कि अभियान के साथ ये बताती और जताती रही है कि समाजवादी पार्टी में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। सीएम योगी ने आज अपने चुनावी तरकश से एक और तीर दे मारा, कैराना में पलायन वाला। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। अकेले योगी आदित्यनाथ ही नहीं, पूरी बीजेपी इस बात से हमलावर है कि समाजवादी पार्टी में दंगों के आरोपी शामिल हुए हैं और अखिलेश ने उन्हें टिकट दिया है। और वो इसलिए क्योंकि लखनऊ में आईपीएस अधिकारी रहे असीम अरुण सरकारी नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने एक दिन पहले कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। फिर असली सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। कैराना के समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो नामांकन से संबंधित काम के लिए कलेक्ट्रेट दफ्तर जा रहे थे। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया था। 11 महीने पहले पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था। इस मामले में नाहिद हसन की मां और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के नाम थे। कोर्ट में पेशी के बाद नाहिद हसन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया।
एक दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जनता से सवाल किया था कि क्या मुजफ्फरनगर के दंगों को वापस कराना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो लिस्ट जारी हुई है उसे देख करके मैं ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है, चौंक गया है। 2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के सपने का मतलब है फिर से दंगाराज, फिर से गुंडाराज, फिर से अपराधी राज। मगर समाजवादी पार्टी ने ठान लिया है कि कैराना से वो नाहिद के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। नाहिद न सही तो उनके परिवार का कोई सदस्य ही सही। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में पलायन के मुद्दे पर, दंगों के मुद्दे पर और अपराध के मुद्दे से भर जाने वाला होगा ये चुनाव। यूं ही नहीं कहते, इसे सबसे बड़ा समर। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। कैराना से शरद मलिक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता, नेता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रागिनी नायक, प्रेम शुक्ल जी, अरशद आबिद जी, धर्मवीर चौधरी जी, शांतनु गुप्ता जी, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत। हम ये चर्चा आप लोगों से शुरू करें उससे पहले एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं। बीजेपी के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के नए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद जी, धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे चुनाव की बात करें उससे पहले एक आरोप समाजवादी, आपको आवाज आ रही है स्वामी प्रसाद जी हमारी? मौर्य जी जी आ रही है जी, धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए। ये बताइए मौर्य जी, आपसे विभिन्न चुनावी मुद्दों और चुनाव की रणनीति पर बात करें उससे पहले एक आरोप आप पर योगी आदित्यनाथ, सिद्धार्थनाथ सिंह और दूसरे नेताओं ने लगा दिया कि 5 साल आपने खूब मलाई खाई और जब आपके टिकट कटने का डर सताया या आपको मनपसंद सीट नहीं मिलने का डर सताया तो आप समाजवादी में चले गए। अब ये लोग अपना पाप दूसरों पर मढ़ना चाहते हैं। जो लोग स्वयं मलाई 5 साल तक खा रहे थे वो दूसरों पे आरोप लगा रहे थे और शायद उनको ये नहीं मालूम, मेरे पास जो विभाग है श्रम सेवा योजन है और विशेष रूप से श्रम विभाग में उत्तर प्रदेश का कोई 1 पैसा बजट नहीं है। वो केवल अधिकारियों और कर्मचारियों की तनख्वाह से संबंधित बजट आता है, एक चीज। दूसरी चीज, हमने 4.5 साल में 1 करोड़ श्रमिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया और सबका लाभ, हित लाभ का पैसा सीधे उनके खाते में जाता है, एक चीज। दूसरी चीज, ये आंकड़ा अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि पूर्व की सरकारों के 8 साल के कार्यकाल में मात्र 7 लाख लाभार्थी थे। उसके एवज में 8 साल में 7 लाख और 4.5 साल में 1 करोड़ से आंकड़ा मैंने पार किया। दूसरी चीज, जहां पूर्व की सरकारों के 8 साल के कार्यकाल में मात्र 34 लाख पंजीयन था, वहीं पर हमने 1 करोड़ 30 लाख के पार पंजीयन किया और साथ ही साथ श्रमिकों से संबंधित हित लाभ योजनाओं को अमली जामा देने के लिए एक नहीं 17 योजनाएं उनके हितों के लिए लॉन्च किया। तो इसका मतलब तो ये मौर्य जी आप खूब काम कर रहे थे, आपको जाने की आवश्यकता क्या पड़ी? और 1,25,000 श्रमिक हित लाभ के श्रमिकों की पुत्रियों के मैंने सामूहिक विवाह के माध्यम से शादी भी कराई। नहीं तो इतना सब कुछ अगर आप कर ही पा रहे थे, ये लोग वो आरोप लगा रहे थे। सुनिए तो मौर्य जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? अगर आप इतना सब कुछ कर रहे थे, आपको छूट मिल रही थी, आप कार्य कर रहे थे, मदद कर रहे थे लोगों की मंत्री पद पर रहते हुए, तो फिर
छोड़ के जाने की जरूरत क्या पड़ी? क्या आपको ये डर सता रहा था कि अब मैं नहीं जीत पाऊंगा या मेरा टिकट कट जाएगा? और अगर ऐसा आपने उन इश्यूज को देख लिया होगा, मैंने किन इश्यूज पर पार्टी छोड़ी, और साथ ही साथ ये तो मैंने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया, बड़े मनोयोग से किया, न भूतो न भविष्य, जो आज तक कभी नहीं हुआ था उसको मैंने करके दिखाया। यहां तक कि 9-9, 10-10 सामूहिक विवाह में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पहुंचे, वो तारीफ का पुल बांधते नहीं रहते थे। लेकिन जो आज जिन दलितों और पिछड़ों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण प्रचंड बहुमत सरकार बनने का मौका दिया, सरकार बनने के बाद उनके हितों की न केवल अनदेखी की गई, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था को ही अजगर की तरह निकलने लगे। और मैंने जो दृष्टांत दिया वो बहुत दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल पाक साफ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में, अच्छा एक बात बताइए, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती कर दी। मौर्य जी, जो और सुनिए तो सर, सभी आपने कार्य किए, सुनिए प्रश्न ये मौर्य जी कि आपने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए कार्य किया, लेकिन ये वही वर्ग है ना जिसके लिए आपने कार्य किया जिनको दबंगों का डर सताता है। अब आप उस पार्टी में चले गए जिस पर आप पहली लिस्ट आने के बाद ये आरोप लग रहे हैं कि मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, लोनी में अपराधियों को, दंगाइयों को टिकट दे दिए अखिलेश यादव ने। अरे आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं आपसे केवल इतना ही पूछना चाहता हूं, कोई अपने घर में आग लगाएगा, कोई अपने बस्ती में आग लगाएगा, वहां मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के जिले के जिले जले थे, वो मुसलमानों ने लगाई थी आग। हमेशा कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती, दो तरफा ताली बजती है। और जो आतताई होते हैं या आतंकवादी होते हैं या दंगाई होते हैं, वो केवल एक जाति विशेष के नहीं होते। अच्छा, नाहिद हसन फिर जेल में क्यों है मौर्य जी? और ये स्वामी प्रसाद जी, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? देखिए, नाहिद हसन के खिलाफ कोई पहले से गैंगस्टर एक्ट का कोई मुकदमा था, उसमें गए हैं और कानून अपना काम कर रहा है, उस पर हमें कोई शिकायत नहीं है। नहीं तो है ना, इसका मतलब गैंगस्टर एक्ट अगर लगा है तो ये गंभीर बात है ना। आप पर और हम पर क्यों नहीं लगा? नहीं, गैंगस्टर एक्ट तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा है, बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके पर सैकड़ों मुकदमे हैं, और बहुत से ऐसे भी नेता हैं, आपने देखा होगा कि अन्य किसी वर्ग जाति के अगर अपराधी हैं उनके खिलाफ धनाधन गोलियां, धनाधन वो इनकाउंटर, धनाधन कार्रवाई हो रही है। आपको नहीं लगता मौर्य जी, स्वामी प्रसाद जी, आपको नहीं लगता कि यदि आप 3 सीट हमने गिनवा दी, इसके अलावा आजम खान के बेटे हैं वो जेल से आए, उनको आपने टिकट दे दिया, पुलिस लाइन के बगल सुनिए तो सर, सुनिए तो, आपको नहीं लगता कि इससे उत्तर प्रदेश की जनता में एक छवि समाजवादी पार्टी की जाएगी कि आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं या तो जो जेल में है या जो जेल के बाहर हैं? और अनुराग ठाकुर ने ये बात कह दी फिर से। देखिए, मैं इसके विषय में केवल इतने कहना चाहूंगा, अगर कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ सजा न्यायालय देगी, इसलिए न्यायालय का काम हम नहीं कर सकते। न्यायपालिका अपना काम करेगी और न्यायपालिका के काम पर किसी कोई दखल नहीं, हम सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। इसलिए न्यायपालिका के काम को हम अपने हाथ में क्यों ले लें? तमाम ऐसे मामले आते हैं जहां न्यायपालिका से बिल्कुल बरी होकर आता है, तमाम ऐसे भी लोग होते हैं जो झूठे मुकदमे के शिकार हो जाते हैं। तो वो इंतजार किया जा सकता है ना स्वामी प्रसाद जी, जो कहीं ना कहीं वो इंतजार किया जा सकता है, लेकिन आपने तो उन्हीं लोगों को टिकट दे दिए। अच्छा, आपने खुद कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो इसका मतलब जिन लोगों को आपने टिकट दिए जो गैंगस्टर एक्ट में जेल में हैं या जो जमानत पर हैं, वो ताली तो वहां से भी बजी है, कुछ ना कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट रहा होगा ना सर, कुछ संलिप्तता तो रही होगी, तभी। हमारे कहने का मतलब कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, न्यायपालिका सजा देगा। हम न्यायपालिका नहीं बन सकते, और इसीलिए लेकिन जनता के मन मस्तिष्क पर तो बुरा प्रभाव पड़ता है ना। मीडिया पर चर्चा का विषय मत बनाइए। एक नहीं, चर्चा का विषय तो हो गया है क्योंकि योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, सिद्धार्थनाथ सिंह, पूरा बीजेपी आप लोगों के पीछे लग गई कि देखिए अपराधियों को, दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं, तो चर्चा का विषय तो बनेगा। और अब देखो, उत्तर प्रदेश के आम जनता के मन में क्या जाएगा? पर भी थे नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मुकदमे तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर थे, तो मुकदमा होना अपराधी नहीं होता। मुकदमा अपराधी कौन है कौन नहीं है,
ये न्यायालय तय करता है। और जो काम न्यायालय का है उस न्यायपालिका के काम को हम अपने चैनल पर बहस का विषय नहीं बना सकते। आप कोई एकदम स्वच्छ साफ छवि वाले व्यक्ति आपको नहीं मिल रहे थे, उन्हें आप टिकट नहीं दे सकते थे, जो कहीं किसी मुकदमे में, किसी जेल में, किसी बेल पे कहीं नहीं है? ऐसे कमी है समाजवादी पार्टी में लोगों की? देखिए, इस तरह के प्रकरण आपको हर पार्टी में मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके खिलाफ इस तरह के तमाम मुकदमे और चार्जेस हैं। तो मुकदमा चार्ज केवल होना अपराधी है ये नहीं प्रमाणित होता जब तक कि न्यायपालिका से उसको दंडित न किया जाए। बहुत धन्यवाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आज तक से बातचीत करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए धन्यवाद आपका। प्रेम शुक्ल जी, उत्तर प्रदेश का चुनावी रण और अब ये दंगाई, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने अभी जो उम्मीदवार उतारे हैं उनमें कोई भी एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिस पर कोई भी आपराधिक मुकदमा हो, या 403 पर जो आप उतारेंगे उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, उसका ध्यान रखा जाएगा? देखिए, सांप्रदायिक दंगे का तो कोई दोषी नहीं है। नाहिद हसन जो है उनके बारे में सफाई देने में श्रीमान स्वामी प्रसाद मौर्य भी स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। श्रीमान अखिलेश सिंह यादव भी नाहिद हसन के आपराधिक कृत्यों के बारे में किसी भी प्रकार की सफाई देने में विफल है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति से प्रेरित राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान ही बहुत सारे मुकदमे होते हैं। हम धरना करने जाएं, प्रदर्शन करने जाएं तो भी मुकदमे लग जाते हैं। तो राजनीति से प्रेरित मुकदमे होना और एक हार्डकोर क्रिमिनल होना, इन दोनों में अंतर करना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी, ये कौन तय करेगा कि कौन से राजनीति से प्रेरित हैं, कौन से नहीं? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं ना कि आपने ये जो तीनों सीट्स बताई हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, ये तो बीजेपी ने करवाया, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पर ढेर सारे मुकदमे थे। बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। नाहिद हसन पे कोई राजनीति से प्रेरित मुकदमा नहीं है, उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। नाहिद हसन का परिवार पहले से ही कैराना में कुख्यात लोगों को संरक्षण देने वाला रहा है। कैराना से हिंदुओं का पलायन होता रहा। नाहिद हसन ही वो व्यक्ति थे जिनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वह हिंदुओं के यहाँ से किसी भी प्रकार का व्यापार या किसी भी प्रकार का उनके साथ लेन देन न करने का की अपील वो मुसलमानों से कर रहे थे। तो जिसकी सांप्रदायिकता इतने विकृत स्तर पर हो, यदि वही जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के दायित्व नहीं बनता कि हम समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जिनकी आपराधिक वृत्तियां हैं, जो सांप्रदायिक कामों में लगातार जो है संलिप्त पाए गए हैं, जो मुजफ्फरनगर के दंगे होते हैं और मुजफ्फरनगर के दंगों में दंगा पीड़ित अगर मुसलमान है तो उसको मुआवजा मिलेगा, हिंदू है उसको मुआवजा नहीं मिलेगा और सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जिनके कार्यकाल में 700 से अधिक दंगे हो जाएंगे, क्या ये सामने जनता के रखना ये हमारा दायित्व तो नहीं है? प्रेम शुक्ल जी, क्या आप ये मानते हैं कि जो भी दंगों में जिनके भी नाम आए, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया 2017 में भी और इस बार भी टिकट नहीं दिया? नहीं, 2017 में संगीत सोम और हमारे राणा जी ऐसे दो लोग थे जिनके विरुद्ध तो किस तरह से फर्जी मुकदमे थे ये तो अदालतों में सिद्ध हुए हैं कि लगातार फर्जी मुकदमे के। दंगा किया किसने? आजम खान ने करवाया दंगा। थाने पर फोन करके मुस्लिम दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, और इसकी बाकायदा जो है विस्तृत रिपोर्ट आज तक ने भी 2012-13 में दिखाई थी। अब ऐसे स्थिति में जो लोग दंगाइयों को खुल्लम खुल्ला संरक्षण दे रहे थे, ऐसे तत्वों को और जिनको जबरन फंसाया जा रहा था, उनमें अंतर करना पड़ेगा। अभियुक्त में और पीड़ित में ये अंतर करना पड़ेगा। और किसी पीड़ित को अभियुक्त बना दिया गया। ठीक है, कुछ आंकड़े हैं प्रेम शुक्ल जी, कुछ आंकड़े हैं हमारे पास और वो आंकड़े 2017 के हैं। रागिनी जी और धर्मवीर चौधरी जी का एक रिएक्शन ले लें, शांतनु जी का, उसके बाद हम वो आंकड़े आपके सामने रखना चाहते हैं। डॉक्टर रागिनी, स्वागत रहेगा। हाँ, डॉक्टर रागिनी, ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे से 3 दशक से आप सत्ता से दूर हैं, हिंदू मुसलमान दंगाई तक ये बात आ गई है, आपको नहीं लगता कि ये आपके पास एक अवसर है कांग्रेस के पास कि मूलभूत मुद्दे उठाए जाएं, महंगाई, रोजगार, महिला सुरक्षा,
बिजली, पानी, सड़क और एक लीड ली जाए, क्या ट्रैप में कांग्रेस हमेशा फंस जाती है हिंदू मुसलमान में और पिछड़ जाती है? डॉक्टर रागिनी। अंसारी जी, जमीन पर जो जनता की कठिनाई है, रोजमर्रा की दैनंदिन जीवन की जो मुश्किलें हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे कैसे निदान पाया जा सके, इस एक बड़ी कवायद लेके कांग्रेस पार्टी कई सालों से उत्तर प्रदेश में संघर्षरत रही है। और मैं बताना चाहूंगी आपके दर्शकों को भी कि 18,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता योगी जी के 5 साल जो सुशासन के बजाय कुशासन के रहे, उसमें जेल भी गए। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में एमवाई की परिभाषा बदल गई। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी योगी होता है, समाजवादी पार्टी की जातिगत राजनीति के लिए मुस्लिम यादव होता है, उसको उस पॉलिटिकल नैरेटिव को महिला और यूथ तक लेके आने वाली कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी है। और आज हम कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, महिलाओं और युवाओं को इंसाफ, और भारतीय जनता पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश से साफ। पर आज जो आपका मुद्दा है वो बहुत अहम मुद्दा है और मैं उस पर ये कहना चाहती हूँ कि आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को आना चाहिए था आपके चैनल पर सफाई देने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए। लेकिन ताज्जुब मुझे इस बात का भी है कि योगी आदित्यनाथ जिन्हें पूरी दुनिया ने संसद में खड़े होकर छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रोते हुए देखा था, अपने ऊपर लगे आपराधिक मामलों की दुहाई देते हुए, वही योगी आदित्यनाथ जो 2017 में मुख्यमंत्री बनते ही पहला ऑर्डर निकालते हैं कि उनके ऊपर चल रहे सारे आपराधिक मामलों के केस जो हैं वो खारिज कर दिए जाएं, वो अगर आज दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो मुझे खुमार बाराबंकी का वो शेर सुनाना ही पड़ेगा कि दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, तबसरा यानी आलोचना, दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। मोदी जी ने जो अभी कैबिनेट बनाया ना दोबारा, जो 2021 जुलाई में, उसमें 78 में से 34 नेताओं की बात नहीं कर रही हूँ, मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, यानी 40%। उनमें से 34 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन आपराधिक मामले चल रहे हैं, यानी कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और रॉबरी जैसे केस। और ये जो विधानसभा चल रही है उत्तर प्रदेश में, 403 में से 147 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं और 147 में से 114 भारतीय जनता पार्टी में है। तो मैं समझती हूँ कि ये लगातार भावनात्मक मुद्दों को उठाना, धार्मिक उन्माद पैदा करना, सांप्रदायिकता का जहर घोलना, ये तभी करना पड़ता है जब गिनाने के लिए उपलब्धियां ना हो, जब कोई काम रागिनी जी, क्या कांग्रेस ने कभी इस तरह की राजनीति की? कांग्रेस ने कभी किसी आपराधिक मुकदमे वाले व्यक्ति को टिकट नहीं दिया? अंसारी जी फिर से पूछे, मैं बोल रही थी। कांग्रेस की तरफ से कभी टिकट नहीं दिया गया किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेता को जिस पर कोई भी आपराधिक मुकदमा चल रहा है? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँ, साफ गोई के साथ में कहती हूँ कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या कभी नहीं दिया गया, तो मैं कहूंगी ऐसा नहीं हुआ है, दिया गया है, लेकिन आगे ना दिया जा सके इस बात को सुनिश्चित करना ये कांग्रेस पार्टी का धर्म है और ऐसा किया भी है। आप देखिएगा कि एक तरफ जहां पर उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 महीने तक FIR दर्ज नहीं की थी कुलदीप सेंगर के खिलाफ, वही पीड़िता की मां को टिकट देना, ये कहना कि आपके ऊपर अगर अन्याय हुआ है तो आप विधायक बनिए, उस अन्याय के खिलाफ लड़िए और आतताई सरकार के खिलाफ वोट दीजिए और जुटाइए लोगों को। मैं समझती हूँ ये एक नई शुरुआत है, ये अपराधीकरण को भी रोकेगी, महिलाओं को भी सशक्त बनाएगी और एक नया आगाज करेगी उत्तर प्रदेश की राजनीति। डॉक्टर रागिनी, आते हैं आपके पास। चौधरी साहब, धर्मवीर चौधरी साहब, आपको लगता है कि वाकई ये जो 3 नाम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से लिए गए हैं, वो बुलंदशहर, लोनी और मुजफ्फरनगर, ये दंगाइयों को टिकट दिए गए, क्रिमिनल को टिकट दिए गए हैं और इससे बचना चाहिए, और बहुजन समाज पार्टी इससे कैसे दूर है? मैं बताता हूं शहीद भाई आपको, इस भारत के लोकतंत्र में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक मील का पत्थर गाड़ा है। 1 महीने की सरकार हुई थी हमारी, और अपने सांसद को बुला करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सरकारी निवास 5 कालिदास मार्ग पर बुला करके गिरफ्तार करा के जेल भिजवाने का काम किया था। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने जो है गरीब लोगों के झोंपड़ों पर बुलडोजर चलाने का काम किया था। यूपी की लड़ाई दंगाई थकाई और योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर
बीजेपी के दो नेताओं ने आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो दंगा करवाते थे और जो क्रिमिनल हैं। धर्मवीर जी, आपको कम समय मिला था, आगे आपके पास भी आएंगे, आबिद जी आपके पास भी आए, लेकिन शांतनु जी एक आंकड़े को सामने रखते हुए, क्योंकि 2017 इस वक्त की जो विधानसभा है अब तो रही नहीं, लेकिन 403 में से 147 पर आपराधिक मुकदमे, शांतनु गुप्ता जी, बीजेपी के 114, समाजवादी पार्टी के 14, बहुजन समाज पार्टी के 5, कांग्रेस के 1। ये इसे हमें किस तरह से देखना चाहिए? राजनीतिक मामले, मुकदमे, या इंतजार कीजिए, या जिस पर मुकदमा दर्ज हो गया चाहे किसी भी कारण से वो चुनाव नहीं लड़ सकता? जी अंसारी भाई, अभी का जो नियम, अगर 2 साल की कन्विक्शन हुई किसी भी छोटे कोर्ट से, वो एमएलए एमपी अगर सिटिंग है तो नहीं लड़ सकता, और वो कन्विक्शन नहीं करता। जी देखिए, आपराधिक मामले हैं जो आपने बताए हैं, लेकिन मैं आपको तुलना करके बताऊंगा कि आपराधिक मामले किस पार्टी में किस तरह के हैं, उससे आपकी जनता को अपने आप क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। हर डिबेट में मैं सुनता हूं, क्योंकि मैं योगी आदित्यनाथ का बायोग्राफर हूं, मुझसे कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के 3 मामले हैं। मैंने अपनी किताब में उन तीनों मामलों को विस्तार से लिखा है कि इसमें क्या हुआ था। तो बिल्कुल आपको पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि राजनीतिक मामले, वो मामले कब हुए? वो मामले हुए मायावती जी के समय जब एफआईआर हुई, वो मामले हुए मुलायम सिंह के समय, अखिलेश के समय। आज तक उनपे कुछ भी बाल बाका नहीं कर पाए वो। आपको पता है इतने सारे लॉयर है समाजवादी पार्टी में, बसपा में, अगर वो चाहते तो बड़े आराम से योगी आदित्यनाथ लेकिन वहां पर कुछ था ही नहीं, वजूद ही नहीं था। अब मैं आता हूँ इधर, आजम खान, गायत्री प्रजापति सेटिंग मंत्री थे दोनों। आजम खान तो कहा जाता था बिल्कुल आधे चीफ मिनिस्टर तो वही है, हमें तो लगता था कि वो मंत्री हैं बड़े, लेकिन पता चला वो तो बहुत बड़े भूमाफिया निकले। उन पे 80 केस हैं लैंड ग्रैबिंग के। उन्होंने शेड्यूल क्लास लोगों से जमीन ली, उन्होंने फार्मरों को डरा धमका के जमीन ली, उन्होंने मजदूर की जमीन ली। समाजवादी पार्टी ने बड़े से बड़े लॉयर लगा दिए, एक दिन की बेल नहीं करवा पाए। इस समय वो कन्विक्टेड है, चुनाव नहीं लड़ सकते। पहले तो जेलों से चुनाव लड़वाया समाजवादी पार्टी में बहुत सारे नेताओं को, जेलों में बैठे बैठे चुनाव लड़वाया और जितवाया भी है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो पता लगता है कि केस योगी आदित्यनाथ पे कैसे हैं, जिस पर पिछले 15 साल में कुछ नहीं कर पाई उनकी सरकार है। यहाँ आजम खान पे कैसे केस है। गायत्री प्रजापति पे एफआईआर नहीं होने दी सैयद भाई, एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि एफआईआर करो। और आज वो, हमें लगता था कि वो मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, आज पता लगा कि वो सीरियल रेपिस्ट है। जो अखिलेश की मंत्रालय में थे वो सीरियल रेपिस्ट हैं और वो कन्विक्टेड है। अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अब मैंने दर्शाया आपके दर्शकों को कि किस तरह के केसेस होंगे, हर पार्टी में लोग मिलेंगे, लेकिन कौन से केस है जिसमें कोर्ट कन्विक्शन दे रहा है, उसमें इसमें 15 साल से योगी आदित्यनाथ के केस है, लेकिन उसमें बाल भी माका नहीं करता। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अरशद आबिद जी, चुनाव में वैसे आप पर इतना गंभीर आरोप अब लग गया कि आप दंगाइयों को और क्रिमिनल्स को टिकट दे रहे हैं, और शांतनु गुप्ता जी के आंकड़े आपके सामने। आपको लगता है मुश्किल होगी, उत्तर प्रदेश की जनता में गलत संदेश जाएगा इसका? सईद भाई, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हो और हमारे बड़े भाई हो। आपके पास एडीआर की रिपोर्ट और बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं, हर स्टेट की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आपके पास है। एक्स नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी एंड सिटिंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, भाजपा के 45 सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह वगैरह, बहुत लंबी फहरिस्त है, लल्लू सिंह वगैरह, कितने क्रिमिनल मुकदमे इनके ऊपर हैं। ये आपराधिक मुकदमे हैं, दंगा कराने के, दंगा भड़काने के, लोगों को परेशान करने के, फर्जी काउंटर के। ये पहली पार्टी है भाजपा इस देश की कि जिसमें सबसे ज्यादा अपराधी हैं। अगर आप दुनिया के 200 कंट्रियों की पॉलिटिकल पार्टियों की हिस्ट्री उठाकर देखोगे और इंडिया की 75 साल की जो आजादी के बाद जो पॉलिटिकल पार्टियां बनी है, उनके नेताओं की हिस्ट्री निकाल कर देखोगे तो ये 95% आपराधिक मुकदमे इन भाजपा के नेताओं पे ज्यादा हैं। ये आपके सामने सारी चीजें हैं, एनसीआर भी है, राज्य स्टेट का है, जिले का है, और दुनिया भर के आंकड़े हैं। संगी सोम जो बीजेपी से 2 बार विधायक है सरदना का, सुरेश राणा जो मिनिस्टर है, उनके पास कितने मुकदमे हैं, कितने बड़े अपराधी हैं लोग, और इतने विधायक अपराधी हैं इनके 2017। अरशद जी, वो तो प्रेम शुक्ल जी कह रहे हैं ना कि आपकी सरकार होती तो बीजेपी के नेताओं पर आप मुकदमे कर देते हैं। जी सईद भाई, आपकी सरकार थी तो आपने बीजेपी नेताओं पर मुकदमे कर दिए। आप देखिए कि संगी सोम, सुरेश राणा पे बीजेपी सरकार से पहले भी मुकदमा है, और अमित शाह जी पे, योगी जी पे और केशव प्रसाद मौर्य जी पे, इन पे भी बीजेपी सरकार, हमारी सरकार नहीं थी उससे पहले मुकदमा है। और आप, ये तो अपराधियों की पार्टी है। लाल कृष्ण आडवाणी हवाला में आपराधिक मामले में फंस गए थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
बंगारू लक्ष्मण थे, 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, कैमरे के सामने पकड़े गए थे। ये लोग तो बड़े अपराधी हैं, व्यापारिक अपराधी हैं, ये आर्थिक अपराधी हैं, राजनीतिक अपराधी हैं, ये सब ठीक है। तरह का अपराधी हैं। आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं अर्शद जी, आप सिर्फ बीजेपी के नेताओं की बात गिनवा। क्या आपके पास और कोई नेता नहीं थे? अगर किसी पर कोई केस है भी, अगर कोई जेल में है भी, तो क्या आप किसी और को टिकट नहीं दे सकते थे? कमी है आपके पास, समाजवादी पार्टी के पास नेताओं की? समाजवादी पार्टी ने हमेशा सुचिता और स्वस्थ राजनीति की है, देश के हित में, प्रदेश के हित में राजनीति की थी। जहां तक आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, नाहिद हसन को लेकर है और उनकी अम्मी को लेकर है। बिल्कुल, नाहिद हसन और उनकी जो अम्मी जी हैं, तबस्सुम जी, उन पर जितने मुकदमे हुए हैं वो बीजेपी की सरकार के दरमियान दर्ज हुए हैं। उससे पहले भी सरकार रही, मायावती की सरकार रही, बहन जी की सरकार। बड़ा अजीब सी बात हो जाएगी ना कि बीजेपी की सरकार है इसलिए हमारे नेताओं पर कर दिए, प्रेम शुक्ल जी कहेंगे समाजवादी की सरकार थी हमारे नेताओं पर कर दिए, रागिनी जी कहेंगे कि साहब हमारे नेताओं पर तो हो ही रहे हैं। चौधरी साहब, हमारा तो एक ही विधायक निकला, एक ही निकला। हैं कितने मैम, डॉक्टर साहब हैं कितने? ये भी तो देखिए। अच्छा आ रहे हैं चौधरी साहब, एक मिनट। अर्शद साहब मौर्य साहब ने भी बड़ा पक्ष रख दिया आपका। एक सेकंड रागिनी जी, चौधरी साहब, धर्मवीर चौधरी जी, चौधरी जी, आपको लगता है कि अब कम से कम ये खत्म होना चाहिए, कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि जिस पर आपराधिक मुकदमा है, भले ही वो राजनीति से प्रेरित है, वो चुनाव तो नहीं लड़ेगा, कम से कम पहल करेंगे आप? शहीद भाई बिल्कुल जो है इस पर सख्ती से आदेश होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग ने भी कई बार अपनी गाइडलाइन में ये बात कही है, लेकिन जो ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी खासकर ये अपने चाल चरित्र को देखें कि बीजेपी जो है वो गुंडा पोषित पार्टी है, दंगाई पोषित पार्टी है। ये गोधरा कांड से लेकर के और इनका जो इतिहास है वो बहुत दंगों का इतिहास है। आज मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि अमित शाह जी को कोर्ट से क्या कहा था। आज जो अजय टनी नाम का बदमाश गुंडा जो है वो गृह राज्य मंत्री है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज 40% से ज्यादा बीजेपी के सांसद दागी हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 150 से ज्यादा विधायक इनके जो है वो संगीत अपराधों में लिप्त हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सर अपने भी बताइए ना कुछ, डीएसपी के भी। और सांप जब जीव निकालेगा, सांप जब विधायक अभी आपके ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। तो मैं अभी योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो ये तो हमेशा दंगा करा करके राजनीति करना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी जो है वो चौधरी साहब, उन 5 विधायकों का क्या जो अभी आपके साथ हैं और जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं? चिन्मयानंद स्वामी को आगे बढ़ाती है, केशव प्रसाद मौर्य स्वयं प्रेम शुक्ल जी, अर्शद आबिद जी, धर्मवीर चौधरी जी, रागिनी नायक जी, तीनों। एक सेकंड सर, बस सर आपकी आवाज। हाँ प्रेम शुक्ल जी, आपको लगता है शुक्ल जी की सभी दलों में एक सी स्थिति है? भले ही आप ये कहते, सुन तो लीजिए सर, भले ही आप ये कहते रहें कि समाजवादी की सरकार में हमारे नेताओं पर, वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है इसलिए हमारे नेताओं पर लगा दी। क्या आज आपको लगता है, आप ये मानेंगे कि एक ऐसी परंपरा शुरू होनी चाहिए प्रेम शुक्ल जी कि अगर वो किसी भी दुर्भावना से ही सही, अगर आप पर आरोप है, आपराधिक मुकदमा है, तो आप ना टिकट देंगे ना आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए अभी रागिनी जी कह रही थी और बहुत साफ बता रही थी, इस आधार पर राहुल गांधी क्या चुनाव लड़ने के पात्र होते हैं? उन पर 420 का मुकदमा है और 420 में बेल पर है। श्रीमती सोनिया गांधी 420 पर बेल पर है। इनके कोषाध्यक्ष जो थे वो 420 पर बेल पर थे। हम वही तो कह रहे हैं ना, नहीं होना चाहिए ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर तो इनकी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ही चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेंगे। दूसरा तो बीजेपी आप कहिए ना कि हम भी नहीं लड़वाएंगे, आप भी नहीं लड़वाएंगे। आदित्यनाथ पर कोई मुकदमा नहीं। क्या है, आप कृपा करके समझिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन स्टेट का सब्जेक्ट है और जब तक जिन पर डकैती के मुकदमे थे और जिनका एनकाउंटर कांग्रेस के जमाने में होना था, ऐसे श्री मुलायम सिंह यादव जो स्वयं कबूल कर चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार में फर्जी मुठभेड़ में मुझे डकैत साबित करके मारे जाने का प्रयास था, जिनके संस्थापक पर डकैती के मुकदमे हो, ऐसे संस्था। और शिबू सोरेन कन्विक्शन के बाद भी उनको मंत्री किसने बनाया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में बनाया गया था। अपने पीए शशिकांत झा की हत्या के मामले में शिबू सोरेन कन्विक्ट हो गए, कन्विक्ट होकर लौटे और उनको जो है कालांतर में निर्वाचन आयोग को इन्हीं मुद्दों को लेकर एक सेकंड रागिनी जी समाप्त करने दीजिए। यह नियम बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है
जबकि आजम खां पर हार्डकोर क्रिमिनल दिखाई देते हैं। ठीक है, आजम खां पर गायत्री प्रजापति ठीक है, हार्डकोर क्रिमिनल है। गंभीर अपराधी, कम अपराधी, छोटा अपराधी, बड़ा अपराधी। हमारा छोटा अपराधी है, आपका बड़ा अपराधी है, लेकिन डॉक्टर रागिनी, अब तो आपके अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष पर ही सीधे प्रेम शुक्ल जी आरोप लगा रहे हैं। कहा कि कर लीजिए, हम तो मान लेंगे, वो तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। अंसारी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का काम ही है अनर्गल आरोप लगाना। जब योगी आदित्यनाथ की बात होती है तो इन्वेस्टिगेशन, मैं बीच में नहीं बोली भाई साहब, मैं बिल्कुल बीच में नहीं। अंसारी जी, शुक्ल जी बोलने अंसारी जी, आपने मुझे टोका था, एक बोलने दीजिए, मैं एक पत्थर में बोलने दीजिए रागिनी जी को, डॉक्टर रागिनी को बोलने दीजिए। शुक्ल जी, आपका जब समय आएगा तब बोलिएगा। जी डॉक्टर रागिनी, बात कीजिए अपनी पूरी। शुक्ल जी, निवेदन आपसे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का काम ही है कुतर्क करना और अनर्गल आरोप लगाना। जब योगी आदित्यनाथ पर सवाल आप पूछेंगे तो कहेंगे कि आप देख लीजिए, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे था कि कन्विक्शन था। और जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आएगी तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज और ये सब भूल जाते हैं। अपनी बारी आएगी तो कहेंगे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं। और जब दूसरों की बात आएगी तो कहेंगे कि उनको चुनाव लड़वाना ही नहीं चाहिए। ये आज तक की एक रिपोर्ट है 18 मार्च 2017 की, अगर दिखाई जा सकती है तो। ये आज तक नहीं लिखा हुआ है कि यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज है कई संगीन मामले। उनके खिलाफ गोरखपुर और महाराजगंज में लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हैं, ये 3 बता रहे थे। और शांतनु जी से भी मैं उठाते हूँ, जो बायोग्राफर हैं योगी आदित्यनाथ जी के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और लोनी से पेशेवर अपराधियों को टिकट दिया, तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो जेल में होते हैं और हमारे पास वो आते हैं जो अपराधियों को जेल भेजते हैं। अब दंगाई शब्द भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ गया है। देखते रहिए आज तक।